दोस्तों, आज फिर हमारे साथ श्री विराग गुप्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्थापित अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ, साइबर लॉ के जानकार, आईटी लॉ के जानकार, जिनके हस्तक्षेप से इन क्षेत्रों में काफी संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। दोस्तों, हमारे लोकतंत्र की जो मौजूदा स्थिति है, उसमें और शायद पहले भी बिना राजनीतिक हवाले के, बिना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के या बिना राजनीतिक पक्षपात के किसी भी विषय पर चर्चा करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। आजकल तो वैसे भी धार्मिक ध्रुवीकरण का जमाना है, सारी चर्चाएं व्यक्ति केंद्रित होती हैं। ऐसी स्थिति में मैं हमेशा से तलाश कर रहा था एक ऐसी हस्ती की जो हमारे साथ राजनीति से बिना प्रभावित हुए, बिना किसी का पक्ष लिए, केवल संवैधानिक और कानूनी आधार पर परिस्थिति का विश्लेषण कर सके, घटनाओं को डिकोड कर सके। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि विराग जी हमें मिल गए हैं। पिछली बार जब उनके साथ हमने एक वीडियो बनाया था तो उसको बड़े पैमाने पर उसको प्रशंसा प्राप्त हुई। हजारों नई परख के दर्शकों ने उन्हें देखा और उनकी टिप्पणियां देखकर साफ लगता है कि उन्हें भी दरअसल एक ऐसे ही समीक्षक की, एक ऐसे ही विश्लेषक की तलाश थी। विराग गुप्ता 23 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। देश के तकरीबन हर मीडिया मंच पर, देश की कई भाषाओं में उनका विश्लेषण, उनका दृष्टिकोण प्रकाशित होता रहता है। हर साल संविधान दिवस पर पिछले 10 साल से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पुरस्कृत करते रहे हैं। तो ये नई परख के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि विराग जी हमारे साथ हैं और आज हम फिर एक ऐसी ही कानूनी और संवैधानिक गुत्थी पर उसे चर्चा करेंगे जिस पर चारों तरफ एक तरफा किस्म की बातें हो रही हैं। अपने अपने पक्ष की लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की चर्चा सिर्फ संविधान और कानून पर आधारित होगी। तो विराग जी, स्वागत है आपका नई परख के मंच पर एक बार फिर, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग बार बार इस मंच पर मिलेंगे। अभय जी, शुक्रिया, आपने इतना भारी भरकम परिचय दे करके मेरी जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया है। और अगर मैं कहीं असफल हो जाऊं तो मुझे आप सचेत कीजिएगा। नहीं, आप असफल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको लंबे अरसे से देखता सुनता रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग कभी कभी एक दूसरे से बात करते रहे हैं और मैंने जब आपको अपने साथ लाने का फैसला किया तो मैं ठोक बजा के किया। मुझे नहीं लगता कि इसमें विफलता की कोई गुंजाइश है। बहरहाल, तो इस वक्त सारे देश में चर्चा के केंद्र में है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की वो याचिका जो उसने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी ममता बनर्जी के खिलाफ, पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ। क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वहां पर आईपैक के ऊपर, जो ममता बनर्जी की चुनाव प्रबंधक संस्था है, वहां पर छापा मारा था। ममता बनर्जी वहां पहुंच गई और उन्होंने एक जद्दोजहद की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ, उनके अफसरों के खिलाफ एफआईआर भी उन्होंने वहां दर्ज कराई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई की है और उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है और वो टिप्पणी अराजकता से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या हाई कोर्ट में जो हुआ, हाई कोर्ट क्या जंतर मंतर की तरह था? अराजकता फैल जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अराजकता का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है, इसलिए हम लोग अराजकता के प्रश्न के ऊपर ही चर्चा करेंगे। मैं जानना ये चाहता हूं कि जिस अराजकता का सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, उसकी जिम्मेदार दीदी है या उसकी जिम्मेदार ईडी है? ये बड़ी अच्छा रिदम और काफिया मिल गया है हम लोगों का, दीदी और ईडी का। हाँ, इससे हम लोगों को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में, अपने दर्शकों तक पहुंचाने में और मदद मिलेगी। क्या केवल यही दो पक्ष हैं या कोई तीसरा पक्ष भी है, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा? क्योंकि बहस के केंद्र में एक प्रश्न भी तो है कि आखिरकार ये मुकदमा हाई कोर्ट में सुना जाना चाहिए था या उस मुकदमे को हाई कोर्ट को छलांग मारकर सुप्रीम कोर्ट में ले आना चाहिए था? और भी इस तरह के जुड़े हुए प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों के ऊपर मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रकाश डाल सकते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं कि अराजकता की जिम्मेदार दीदी है या ईडी है? हम केवल इन्हीं दो से सवाल पूछें या किसी तीसरे पक्ष से भी सवाल पूछें? विराग जी। अभय जी, इस मसले पर अंदर घुसेंगे तो देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं और सभी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो इसके दायरे में, सवालों के दायरे में आ जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में भीड़ की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, गृह मंत्री के कार्यालय के सामने प्रदर्शन, संसद सदस्य, निजी आईटी सेल,
तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रसंग के विश्लेषण से जैसे संविधान पीठ में बहस होती है, उसी तरीके से ये जनता से जुड़ा हुआ मसला है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 टिप्पणियां की हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, वो भले ही आदेश का हिस्सा नहीं हो, लेकिन उनका विशेष महत्व है। उन्होंने बोला है कि क्या हम भीड़ तंत्र में बदल रहे हैं, और दूसरा उन्होंने बोला है कि पश्चिम बंगाल की जो अराजकता है, अगर देश के अन्य राज्यों में उसका विस्तार हुआ तो जो कानून का शासन है वो कोलैप्स हो सकता है। इस लिहाज से इस पूरे प्रकरण की कानूनी पेचीदगियों से बड़े सरल तरीके से बहस उसमें जरूरी है। हमारी आपकी पिछली बार जब बात हुई थी, उसके बाद 3 नए घटनाक्रम हुए। पहला ये हुआ कि उस दिन जब बहस हुई थी, डिस्कशन हुआ था हमारा आपका, तो उस समय बार एंड बेंच ने रिपोर्ट किया था कि ये अनुच्छेद 32 के तहत याचिका है। लेकिन अभी जो मैटर जो सुनवाई हुई है, वो पता चल रहा है कि वो क्रिमिनल रिट पिटीशन है। और उसमें थोड़ा रुक देना। अरे जी, आप बोलते रहिए, बिल्कुल ठीक है। आप बोलिए ना। जी, प्लीज कीप स्पीकिंग। जी। जो तो क्रिमिनल रिट पिटीशन उसमें है इसमें। जी, और जी। ये एक नया घटनाक्रम है, क्योंकि वो रिट पिटीशन आर्टिकल 32 की नहीं थी। हुँ, दूसरा उसमें जो एक बड़ा घटनाक्रम ये है कि हाई कोर्ट ने हुँ, मामले का उसको उन्होंने डिस्पोज कर दिया, और ईडी ने बोला कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। अब इसमें जो 3 बड़े पक्षकार हैं, पहला है बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, दूसरा है केंद्र सरकार और ईडी, और तीसरा है न्यायिक व्यवस्था। और इन सारों के सामने सवाल खड़े करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ममता बनर्जी सरकार के सामने जो कुछ सवाल होने चाहिए कि वो जब घटना स्थल पर गईं, एक निजी कंपनी के दफ्तर में, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में नहीं गई थी, और जब हाई कोर्ट ने जब मामले को डिस्पोज किया, तो वहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि ये याचिका एक संसद सदस्य द्वारा दायर की गई है, और यह उनका नहीं कार्यालय था, नहीं निवास था, नहीं वो मौके पर मौजूद थे, तो किस लिहाज से उन्होंने याचिका दायर की। और जब अब इसमें फर्क आता है सरकार, पार्टी तृणमूल कांग्रेस और एक निजी कंपनी। तो ममता बनर्जी किस हैसियत से गई थी, यह एक बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात कि उनके साथ राज्य के डीजीपी और दूसरे अधिकारी किस हैसियत से गए थे, क्या एफआईआर कोई दर्ज हुई थी या किस तरीके से गए थे। तीसरी बात कि उन्होंने बार बार बोला है कि उनके पास एक सीडी है, कोई उनका पेन ड्राइव है जिसमें कि बड़ी ज्यादा सनसनीखेज जानकारियां हैं। आईपीसी और बीएनएस के तहत अगर कोई उनके पास गंभीर जानकारियां और उनका खुलासा नहीं करती हैं, तो ये गंभीर अपराध है। और चौथी सबसे जरूरी बात कि जनता से जुड़े नेता सिर्फ डेटा पर इतना आधारित क्यों हो जाते हैं कि उनको लगता है कि डेटा के आधार पर किसी को जिताया हराया जा सकता है। तो आईटी सेल की जो देश में राजनीति हो रही है, क्या उससे लोकतंत्र का हनन और पतन हो रहा है? तो मुझे लग रहा है कि जब आप हम इसको ममता बनर्जी के माध्यम से या पश्चिम बंगाल सरकार के लिहाज से बात करें, तो उनको इन बातों का जवाब देना जरूरी है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें मैं एक तरफ आपका ध्यान खींचूँगा कि वक़्त बदल गया है और मौजूदा राजनीति में मीडिया का महत्व बहुत है और मीडिया में जो डिजिटल मीडिया का बहुत महत्व है। तो उसमें आईटी सेल का पार्टियों के अंदर बहुत महत्व बढ़ गया है। अब ये हमारे वक़्त की माँग है। सभी पार्टियाँ अपने-अपने आईटी सेल रखती हैं और वो आईटी सेल तरह-तरह की वो पार्टियों की एक वैध मदद भी करते हैं और तरह-तरह के प्रपंच भी रचते हैं। हम लोगों को पता है। ऐसे-ऐसे प्रपंच रचते हैं जिनको सुनने पे दिमाग घूम जाता है कि पता नहीं कहाँ से ये स्पिन मारा है उन्होंने हर चीज़ में। और ये सब पार्टियाँ करती हैं। जो ज़्यादा बड़ी पार्टी है, वो ज़्यादा करती है। ज़्यादा शक्तिशाली पार्टी है, उसका आईटी सेल उतना ही बड़ा है, उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा करती है। तो ये सब चलता रहता है। तो मैं इसमें इसमें जी, विषयांतर हो जाएगा, ज़रूर, ज़रूर। फिर भी बोलना जरूरी है कि हुँ, आईटी सेल से जुड़े मामलों पर हुँ, हमारे प्रतिवेदन पर अक्टूबर 2013 में हुँ, मुख्य चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, गाइडलाइंस फॉर द सोशल मीडिया। हुँ, और उसके जो 2-3 बड़े पहलू हैं कि हुँ, आईटी सेल का हिसाब किताब चुनाव आयोग को नहीं दिया जाता। हुँ, दूसरा, आईटी सेल अवैध तरीके से काम कर रहे हैं। तीसरा, आईटी सेल पर हो रहा खर्चा चुनावों में शामिल नहीं होता है, ये सारे पार्टियां कर रही हैं, काले धन का बड़ा स्रोत है। और चौथा,
ये चुनावी प्रक्रिया को अवैध तरीके से प्रभावित करते हैं, तो हमें जो लोकतंत्र में चुनाव जो मुख्य आधार है, हम सिर्फ वोटर लिस्ट की बात करते हैं, तो आईटी से दिक्कत क्या हो रही है अभय जी, कि एक गलत से दूसरे गलत को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है जो संविधान के खिलाफ है। तो अगर कोई भी एक पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अगर वो गलत करे तो उस गलत का जवाब संविधान में है, ना कि उसके जवाब में दूसरा गलत करना। तो आईटी सेल की राजनीति से देश का बड़ा नुकसान हुआ है और इसीलिए डेटा सुरक्षा कानून को लागू करने के बारे में कोई भी पार्टी आवाज नहीं उठा रही है, क्योंकि सारी पार्टियां अवैध तरीके से डेटा को अर्जित कर रही हैं। ये एक अलग विषय जिस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और साथ में मैं ये भी जोड़ दूं इसमें कि भारत में चुनाव सुधारों की बड़ी जरूरत है। लंबे अरसे से चुनाव सुधार लटके हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि उम्मीदवार तो अपने चुनाव का खर्चा एक सीमा में उसने खर्चा किया है, इसके लिए चुनाव आयोग को वो हिसाब देता है। लेकिन पार्टियां कितना भी खर्चा कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि पार्टियों से किसी किस्म का हिसाब मांगा जाता है। जब तक पार्टियों पर खर्चे किसी उम्मीदवार के खर्चे का हिसाब किताब नहीं होगा, उसकी सीमा निर्धारित नहीं होगी, तब तक तो चुनाव में भ्रष्टाचार को रोका ही नहीं जा सकता। जी, चिराग जी। नहीं, देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि ये पार्टियों के खर्च, ये आउटसोर्सिंग है और इस आउटसोर्सिंग का कोई एग्रीमेंट नहीं है आईटी सेल के माध्यम से। और ये पूरी आउटसोर्सिंग ये बेसिकली एक उसका कोई अनुबंध नहीं है। तो ये पार्टियों का खर्चा शामिल नहीं होना ये एक अलग बात है। पार्टियां गलत और अवैध तरीके से आईटी सेल को आउटसोर्स कर रही हैं, वो अलग बात है। लेकिन आज के विषय पे ममता बनर्जी के बाद हमें ईडी की बात करनी चाहिए और जी, केंद्र जी। सरकार मैं की वहीं बात आ रहा करनी था, मैं चाहिए। वहीं आ रहा था। जी, आपने अभी बताया है कि ममता बनर्जी ने जो किया, उससे कौन-कौन से कानूनी सवाल बनते हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया, उस पर कौन-कौन से कानूनी सवाल बनते हैं? देखिए, अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो 4-5 कानूनी सवाल बनते हैं और आज के अखबारों के संपादकीय में भी लिखे हैं, मैं उस विषय पे नहीं जाऊँगा कि किस तरीके से ईडी के माध्यम से सिर्फ़ विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ मामले बन रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस मामले पे एडमिटेड तौर पर 2020 में एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की, उसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया और उसके बाद पिछला जो बयान है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने बताया कि पिछला बयान 2024 में दर्ज हुआ था। प्रश्न इस बात का है कि अगर इतना महत्वपूर्ण मामला था, तो उसकी जांच में इतनी देर क्यों हो रही और अब अचानक इसमें फुर्ती करने की क्या जरूरत है? मुझे लग रहा है कि ये पहली बात है। दूसरी जो जरूरी बात है कि जो उन्होंने हाई हाई कोर्ट में याचिका दायर की और हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, तो हाई कोर्ट ने कोई आदेश भी नहीं दिया था। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम क्या है कि अभी जैसे जो तमिलनाडु की जो पिक्चर है, फिल्म के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले हाई कोर्ट के मामले की सुनवाई हो जाए, उसके बाद फिर हमारे पास आप आइएगा। तो इस मामले में पेंडिंग हाई कोर्ट मैटर में वो सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? अच्छा, अब पहले ये बोला गया था कि ये आर्टिकल 32 के तहत आए हैं, लेकिन अब बोला है क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि क्योंकि जो ये जो पूरा स्कैम हुआ है, स्कैम से पीड़ित जनता को जल्द न्याय का अधिकार है और जो ईडी के अधिकारी हैं, उनकी जीवन की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ईडी आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला राज्यों का विषय है, तो राज्य की हाई कोर्ट में नहीं जाना, ये एक सवाल खड़ा करता है। और जो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि अगर किसी भी केंद्रीय एजेंसी को कोई भी नेता, कोई भी अफसर उसके काम में अड़चन डालता है, तो उसमें कानून में प्रक्रिया निर्धारित है। ईडी के पीएमएलए कानून में निर्धारित है, आईपीसी या नए बीएनएस में निर्धारित है। तो जब कानून में सब बराबर हैं और अगर कोई व्यक्ति अनुचित हस्तक्षेप करता है, तो क्या उन सभी मामलों में ईडी सुप्रीम कोर्ट आती है? उनके पास अधिकार हैं कि उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके और जांच में जो अड़चन डालने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। तो हमें लगता है, और ईडी के साथ-साथ केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी एक सवाल ये है, क्योंकि ये देखिए अब एक और बड़ी अभय जी दिलचस्प बात है कि जनता से जुड़े मामलों में सरकार के पास जानकारी नहीं रहती है, उन मामलों में सरकार अपील नहीं करती है।
लेकिन ऐसे मामलों में आनन फानन में अपील फाइल करना, आनन फानन में कैविएट फाइल कर देना, वो चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो या भाजपा की केंद्र की सरकार हो, इसका मतलब ये है कि आम जनता से जुड़े मामलों में लोगों को, नेताओं को कोई रुचि नहीं है, और जब वीआईपी मामले होते हैं तो तुरंत अपील भी फाइल हो जाती है। तो जिस तरीके से हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई, इसका मतलब ये है कि सरकारी तंत्र विफल नहीं है, सरकारी नौकरशाही में जंग नहीं लगी है, लेकिन जनता से जुड़े मामलों में नौकरशाही में जंग लगी है। और वीआईपी मामलों में तो यहीं पर ही पूरा एक कानून के शासन का, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कानून के शासन की कई बार बात की, तो कानून के शासन की जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतीक है वो है न्याय की देवी। और न्याय की देवी की जो आंख की पट्टी थी, जिसको चंद्रचूड़ साहब के बाद आंख की पट्टी खोल दी गई, तो कुछ भी हो उसमें ये है कि हमारे कानून के सामने सभी बराबर हैं। एक अभी एक कल एक जजों ने टिप्पणी की कि राइट टू एजुकेशन का सही मतलब ये है कि जजों के बच्चे और सड़कों में रहने वालों के बच्चे एक साथ समान शिक्षा ग्रहण करें, ये राइट टू एजुकेशन का मतलब है। तो राइट टू जस्टिस का मतलब ये है कि सभी को समान तरीके से न्याय मिले। तो ईडी को अगर कोई अड़चन डाल रहा है, एक सामान्य व्यक्ति ईडी को अड़चन डालेगा तो क्या करेंगे? इसका मतलब कि उसको पकड़ लेंगे। लेकिन अगर एक राज्य में कोई अगर अधिकारी या नेता अड़चन डाल लें, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? तो हमें लगता है कि जब देश के सारे मामले, क्योंकि अगला मैं विषय सुप्रीम कोर्ट लूंगा कि इसमें न्यायपालिका कैसे सवालों के घेरे में है, तो राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार और ईडी के एजेंसी के सामने भी इस अराजकता और भीड़ तंत्र से जुड़े कई सवाल सामने आते हैं। तो हम लोग न्यायिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा करें, उससे पहले एक सवाल मेरे दिमाग में आया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप पिछले 10 साल में ईडी का रिकॉर्ड देखें तो हम पाएंगे कि ईडी लगातार चुनाव के वक्त, चुनाव शुरू होने से ठीक पहले अचानक गैर भाजपा सरकारों के खिलाफ सक्रिय हो जाती है, या गैर भाजपा पार्टियों के खिलाफ सक्रिय हो जाती है। मैं इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहता, ये एक तथ्य है जो अखबारों में मोटी मोटी सुर्खियों में प्रकाशित हो चुका है। अब भास्कर अखबार इसकी लीड बना चुका है कि ईडी ने कब कब कौन किस किस नेता के खिलाफ, किस किस गैर भाजपा पार्टी के खिलाफ, किस किस गैर भाजपा सरकार के खिलाफ ठीक चुनाव से पहले पुराने मामलों को उखाड़ा, और इस वक्त भी जहां जहां चुनाव होने वाले हैं सब नेताओं के खिलाफ फाइलें, पार्टियों के खिलाफ फाइलें तैयार करके उखाड़ने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल तो एक बानगी है, शुरुआत वहां से हुई है वहां पे। अच्छा, जब हम लोग एक पैटर्न देखते हैं लगातार, तो क्या अब इस बात की आवश्यकता नहीं आ गई है कि ये मांग की जाए? वो मांग कैसे व्यवस्थित तरीके से कानूनी रूप से की जा सकती है, ये आप बताएंगे हमें। ये मांग की जाए कि ईडी को या सरकारी एजेंसियों को चुनावी मुहिम शुरू होने के पहले या चुनाव शुरू होने के ठीक पहले इस तरह की कार्रवाइयां करने के लिए उनको संयमित किया जाए। अभय मैं जी, रोक लगाने की बात नहीं कह रहा हूं, असाधारण स्थितियों में वो कर भी सकते हैं, लेकिन असाधारण स्थितियां होनी चाहिए। ऐसे कि आप खुद ही बता रहे हैं कि भाई 2020 में एक एफआईआर दर्ज की गई, फिर 2024 में पहला बयान लिया गया, और अब अचानक ईडी को लग रहा है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं की तो आज पता नहीं क्या आफत आ जाएगी। जी। अभय जी, देखिए आपके सवाल का जवाब ये है, मैंने इस पे 2-3 लेख भी लिखे थे और इस बात को मैं आपातकाल से लेकर के अभी तक लाता हूँ। दिक्कत क्या होती है कि हमारा जो विमर्श है, वो नेताओं पर केंद्रित है और हमें लगता है कि वर्तमान सरकार के समय ही ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन पिछली सरकार के समय भी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हुआ था। इसलिए कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। जब इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी के समय जो पुलिस अफसर या प्रशासन के लोग थे, वो भी जिम्मेदार थे, लेकिन पूरा एक जिसको बोलते हैं कि पाप का घड़ा ठीकरा एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर फेंक दिया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ईडी के दुरुपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि ईडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसके कानूनी विषय पर बहस नहीं होती है। बहस ये होती है कि सिर्फ वर्तमान सरकार के समय ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सरकार अगर बदल जाए या सरकार को इनवैलिडेट कर दिया जाए तो ईडी का दुरुपयोग रुक जाएगा। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो देश में जितने भी विपक्ष शासित राज्य हैं, वो चाहे तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार हो या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हो या पंजाब में केजरीवाल की सरकार हो, इन सारी जगहों पे प्रशासन जो प्रेस का है, मीडिया का है, ये विपक्ष का है, वो उनका दमन करता है। तो ईडी हो या सीबीआई हो या पुलिस हो, उन्हें एक खून लग गया है कि जो भी सरकार बनाएगा, वो सरकार बनाने के बाद विपक्ष का के दमन के लिए हमारा इस्तेमाल करेगा। तो जो दमन करने वाले अधिकारी हैं,
जैसे पश्चिम बंगाल के मामले को लें, तो जो भी अधिकारी गलत कर रहे हैं, जो अधिकारी गलत तरीके से ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अधिकारी गलत तरीके से ईडी में काम कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय हो तो कानून का शासन बेहतर तरीके से लागू होगा। हम क्या करते हैं कि आपातकाल का विरोध नेताओं के आधार पर करते हैं, प्रशासन वही रहता है। उसके बाद फिर शीला दीक्षित या मनमोहन सिंह सरकार का विरोध करते हैं, अन्ना हजारे आते हैं, लेकिन सरकार, अब लोकपाल को हमने हर चीज का एक समाधान मांग लिया था। अब लोकपाल खुद एक सबसे बड़ी एक जंग एक बन गई है, और किस तरीके से अभी उन्होंने कंप्लेनेंट के खिलाफ एक्शन लेने की बात की है। तो मुझे नहीं लगता है कि देश में कानून से चीजों को ठीक किया जा सकता है। कानून के दुरुपयोग को रोककर और कानून के सही इस्तेमाल से ही कानून के शासन को दुरुस्त किया जा सकता है। देखिए, आपकी ये बात तो सही है विराग जी, कि जो सत्ता में लोग होते हैं, वो अपने विरोधियों का येन-केन प्रकारेण दमन करते हैं। उसके लिए तरह-तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और तरह-तरह से छूट लेते हैं अपने, और फिर अपने उनके पास शक्ति होती है और उनके बड़े-बड़े काबिल वकील जो सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल वगैरह सब अदालतों में जाकर अपनी सरकार के पक्ष में दलीलें देते हैं, और वो दलीलें भी ज़्यादातर आड़ी-तिरछी होती हैं। हम लोग जानते हैं वो सब किस तरह से होता है, और आप मुझसे ज़्यादा इस बारे में जानते हैं। लेकिन हमें ये तो देखना ही पड़ेगा कि एक प्रवृत्ति है, ये तो आम प्रवृत्ति है कि सत्ता अपने विपक्षियों का दमन करती है और अपने राजनीतिक विपक्षियों का ज़्यादा दमन करती है। लेकिन ये कि आम प्रवृत्ति है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर, खास तौर से 2019 के बाद में, इस देश में जो हुआ है, उसमें विपक्ष का बहुत ही निर्मम दमन हुआ है। उनके नेताओं को बहुत लंबे-लंबे समय तक जेलों में रहना पड़ा है। मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ। और उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ है। अनंत काल तक जैसे जांच चलती है, अनंत काल तक मुकदमा चलता रहता है, अनंत काल तक पीएमएलए इतने असाधारण किस्म के अधिकार दे दिए हैं, और वो मनी बिल के ज़रिए वो अधिकार दिए गए। हम सब लोग ये पूरी कहानी जानते हैं, उसको दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। निश्चित रूप से इस मामले में मुझे लगता है, मैं आपके सामने एक सुझाव रख रहा हूँ, कि इसके ऊपर एक कोई कोई विशेष रूप से इस पूरी प्रवृत्ति को देखते हुए एक कानूनी संयम लगाने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि आप संविधान कितना भी अच्छा बना लें, इस बात पे निर्भर करेगा कि संविधान को चलाने वाले लोग कैसे हैं। इसलिए मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सिर्फ कानून बनाने से उसका दुरुपयोग रुक जाएगा, क्योंकि कानून में एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, और उन एक्सेप्शंस के आधार पर जिस तरीके से बुलडोजर संस्कृति चालू हुई, और मुझे ईडी और पीएमएलए में एक दिलचस्प बात ये नजर आती है कि कई विपक्षी नेताओं ने दावे किए हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली में, कि अगर उन्हें सीबीआई और ईडी मिल जाए तो सारी चीजों को ठीक कर देंगे। इसका मतलब कि जो ये एजेंसियों से ठोकने की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति नेताओं में जन्मजात होती है सत्ता हासिल करने के लिए। तो इसलिए हमारा विमर्श सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल आना चाहिए कि ईडी की जांच को 5 साल बाद तक क्यों नहीं कंप्लीट किया गया। ये सवाल कोई नहीं करता है, दोनों पक्षों को सूट नहीं करता है। इसी तरीके से ये सवाल आना चाहिए कि डीजीपी मुख्यमंत्री के साथ क्यों गए थे। ये सवाल इसलिए नहीं सूट करता है क्योंकि इससे वो दरवाजा खुलता है जहां से जनता को जल्द और सही न्याय मिलने की उम्मीद खड़ी होती है। और दिक्कत क्या है कि जनता को भी धर्म आधारित और व्यक्ति आधारित बहस में बड़ी दिलचस्पी होती है। मैं देखता हूं कि कई बार जब मैं डिस्कशन करता हूं, आपके चैनल में देख रहा था, कई लोगों को दिलचस्पी रहती है कि मेरा राजनीतिक रुझान क्या है। क्या इस देश में सारे लोग बहस करने के लिए सिर्फ राजनीतिक रुझान ही होना चाहिए? कानून के शासन, कानून के अनुसार जो भी सही हो, जो भी गलत हो, आप उसको बोल सकें, तो फिर स्थिति में बदलाव आएगा। क्योंकि हम जब पक्ष आधारित करते हैं तो हम जो भाजपा समर्थक हैं वो ईडी के समर्थन में आ जाते हैं, जो भाजपा विरोधी हैं वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी के समर्थन में आ जाते हैं, और दोनों लोग गलत होते हैं। इसलिए यहाँ पर ड्यूटी न्यायपालिका की है, क्योंकि वो संविधान के संरक्षक हैं। और ईडी का जब दुरुपयोग होता है, जब चुनावों के पहले ईडी का दुरुपयोग होता है, तो जो जज हैं वो कानून के अनुसार सही फैसला करें तो दुरुपयोग रुकेगा। इसीलिए 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 अभय जी, 48 घंटे से ज्यादा किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है। तो जो मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि देखें कि इसके पीछे आपराधिक मंशा थी कि राजनीतिक मंशा थी। तो कानून के शासन में प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 22 में, लेकिन निचले स्तर पर जो पूरी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, इवन जुडिशरी है, वो सत्ता आधारित हो गई है, जो समस्या का कारण है। अब आपने जो विश्लेषण किया है, वो विश्लेषण हमें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां पर हम लोग पहुंचना चाहते थे,
न्यायिक व्यवस्था इस पूरी गुत्थी से किस तरह निपटती है? वो इस गुत्थी को और उलझा रही है या इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है? न ही गुत्थी सुलझ रही है, न ही गुत्थी उलझ रही है। और कानून के शासन को जो जो एक आहत हो रहा है, जो संविधान इस पूरे बहस में, जो इस पूरे टकराव में संविधान जो लहूलुहान हो रहा है, उसको इलाज नहीं मिल रहा है। अब उसको हम न्यायपालिका से जुड़े 4-5 मुद्दों को देखें कि सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से वकीलों को इकट्ठा किया गया, जनता को इकट्ठा किया गया। तो अब अगर हाई कोर्ट के भीतर राजनीतिक दल के लोग अगर वकीलों के माध्यम से संगठित हुल्लड़बाजी करेंगे और वकीलों को कहा जाता है कि वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, तो अब अगर वकीलों को भी हम कानूनी जो बहस करनी चाहिए, वहां पर नेताओं के आधार पर अगर वर्गीकरण करेंगे, तो ये पहली बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि हाई कोर्ट के जज अपने कमरे में अपने कोर्ट के न्यायिक प्रशासन को क्यों नहीं स्थापित कर सके? अगर आम जनता करती तो उनको तो वो तुरंत जेल भेज देते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देते। क्यों नहीं उनको आइडेंटिफाई किया गया? क्योंकि सीसीटीवी लगा रहता है, सारी चीजें होती हैं। तो हुल्लड़बाजी करने वाले संगठित लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट जज ने कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में मैटर क्यों आया? चौथा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी मामले में बहस हो रही थी, सारी चीजें आ रही थी, तो जो अराजकता से जुड़े लोग हैं, जिन लोगों को भी सारी चीजें की गई हैं, उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही क्यों नहीं की जा रही है? छठवीं बात कि चीफ जस्टिस ने भी बोला कि मामलों में जल्द सुनवाई उन्हीं विषयों पर होनी चाहिए जो जीवन मरण से संबंधित हो, सारी चीजों में हो। तो इस तरह के मामलों को जल्द सुनवाई किस तरीके से की जा रही है? संक्षिप्त सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? जो सर्कुलर इशू बनाया गया है जिसके हिसाब से वकीलों का समय निर्धारित किया गया है, वो क्यों नहीं हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों पक्ष के जो वकील हैं, ये सरकारी खर्चे पर कर रहे हैं और सरकारी खर्चे पे करोड़ों अरबों रुपए के पैसे इन सरकारी खर्चे पे जो बड़े-बड़े वकील उनको दिए जाते हैं। और जब 2-2 दिन, 3-3 दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है, तो जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, आम जनता की जमानत से जुड़े मुद्दे हैं, उनके जीवन के अधिकार से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर एक विलंब होता है। तो यहाँ पर जो लोगों को जल्द न्याय मिलना, सही न्याय मिलना, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, तो सिर्फ ये विषय नहीं है कि ममता बनर्जी ईडी बनाम दीदी का विषय है। ये जी। ईडी बनाम दीदी के विषय में जनता और संविधान जो आहत हो रहा है, मुझे लग रहा है उस विषय पर अब चर्चा करने का समय आ गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद विराग जी। आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जो गुत्थी है, उसको तकरीबन नई परख के मंच पर आपने खोल के रख दिया है। अब देखते हैं ये बात कितनी आगे बढ़ती है। पश्चिम बंगाल सरकार की क्या ज़िम्मेदारी थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्या ज़िम्मेदारी थी और न्यायिक व्यवस्था की क्या ज़िम्मेदारी थी। पहली नज़र में तो यही लगता है कि अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में बड़े पैमाने पर कोताही की जा रही है और हर पक्ष किसी न किसी रूप में ज़िम्मेदारी को उसके शाब्दिक अर्थ के रूप में और उसकी भावना के रूप में, दोनों ही अर्थों में पूरी करने से बचने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ता है, ताकि उनके सबके अपने-अपने संकीर्ण स्वार्थ हैं, ताकि वो स्वार्थ पूरे हो सकें। राजनीतिक पार्टियाँ अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहती हैं, वकील बड़े पैमाने पर पैसा कमाना चाहते हैं और पहली नज़र में ऐसा भी लगता है कि जो न्यायाधीश गण हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी खास मामले को इंगित करके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोटे तौर पर वो लोग भी कहीं न कहीं राजनीतिक गेंद खेलते हैं। इसीलिए मामले को दूर-दूर तक खींचा जाता है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि एसआईआर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था, वो अभी तक तय ही नहीं हो पाया है और उसी एसआईआर के आधार पर बनी हुई मतदाता सूची के आधार पर बिहार में चुनाव हो चुका है और सरकार बन चुकी है। अब वो पता नहीं मामला कब तय होगा, जब मामला तय होगा तो उधर क्या होगा? जी। अभय जी, एसआईआर का मसला भी इतना क्लियर नहीं है। एसआईआर में भी जिसको बोलते हैं कि जब आप धर्मवीर भारती के सूरज के 7वां घोड़ा या अंधा युग या किसी तरीके से बात करेंगे, तो उसमें सभी पक्ष ही कहीं न कहीं से दोषी सामने आएँगे। तो चीज़ें इतनी स्पष्ट नहीं हैं। हमें हमें इस पूरे मामले में हमें देखना पड़ेगा कि हम संविधान और कानून के नज़रिए से कैसे बात करें। ठीक है। हम लोग एसआईआर वाले प्रश्न के ऊपर भी एक दिन आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जी, मसला जो है पूरे देश में उलझा हुआ है और लोकतंत्र का भविष्य इसके ऊपर निर्भर है। हम लोग जानते हैं पूरी चुनाव प्रणाली का भविष्य इसके ऊपर है। बहुत-बहुत धन्यवाद विराग जी। हम लोग जी, फिर ऐसे ही किसी मुद्दे पे जल्दी ही मिलेंगे। जी।
थैंक यू।